नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश में विकास के किस तरह से आयाम मध्य प्रदेश गढ़ रहा है। और आज का हमारा जो विषय है वो है विद्युत के क्षेत्र में किस तरह से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक सुबोध इंगले जी। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। नमस्कार जी। सुबोध जी, सबसे पहले हम आपसे यही सवाल पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कहां कहां होता है और कुल उत्पादन क्षमता क्या है? जैसा मध्य प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन है, उसमें ताप विद्युत केंद्र हैं, जल विद्युत केंद्र हैं और अब सोलार पे भी हमारा काफ़ी बड़ा योगदान है। सोलार जनरेशन में भी हम देश स्तर पे काफ़ी अग्रणी प्लांट और योजनाएं हमारी आ रही है जी। तो विभिन्न स्थानों पे हमारा सोलर और ताप विद्युत, जल विद्युत, इन सब का हम इस समय बताना चाहूँगा कि हम हमारी मांग से अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और दूसरे जिन प्रदेशों को विद्युत की आवश्यकता होती है हम अपने यहाँ से विद्युत उनको देते हैं। जी बिल्कुल सुबोध जी, यानी कि अगर हम स्थिति समझें, पहले क्या स्थिति थी और आज किस तरह से विद्युत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नए आयाम गढ़ रहा है, वो भी आप बताइए। जैसा कि आम जनता ने देखा होगा कि एक समय ये था कि हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा था। 2-2 घंटे की कटौती राजधानी में भी किसी समय हुई है। आज की स्थिति में हमारा बिजली का उत्पादन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसा मैंने बताया कि हम सरप्लस विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और विद्युत कटौती नगण्य हो गई है, जीरो है विद्युत कटौती। विद्युत की कमी की वजह से विद्युत कटौती जो है इस समय बिल्कुल शून्य है। प्रदेश ने बहुत सारी जैसे नए जनरेशन स्टेशंस लगाए हैं, साथ में जल विद्युत के उत्पादन के केंद्र स्थापित किए हैं और सोलर में जो अभी सोलर है, विंड पावर है, इसमें भी हम लगातार नए नए पावर प्लांट्स लगा रहे हैं और जो नई तकनीक है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो उसके तहत हम लोग जो है पूरा विद्युत उसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। बिल्कुल सुबोध जी, हम आपसे ये भी समझेंगे कि विद्युत को लेकर अभी कौन कौन सी योजनाएं चल रही है जो कि जन कल्याणकारी साबित हो रही है और उससे जनता को बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है। विद्युत वितरण कंपनियां लगातार प्रतिबद्ध रही हैं इसमें। जैसा कि जनरेशन बढ़ा के विद्युत बढ़ाया, फिर कृषक को 10 घंटे लगातार विद्युत दिए जाने के लिए उनको 10 घंटे की बिजली प्रतिदिन मिले, इसके लिए एक फीडर विभक्तिकरण की योजना लाई गई थी, जिसमें लगभग क्या ये योजना है? इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में समान एक ही फीडर से विद्युत प्रदाय किया जाता था, जिसकी वजह से विद्युत की एक जो मैनेजमेंट था उसमें एक गैप उत्पन्न होता था, तो कटौती की स्थिति बनती थी और बार बार फॉल्ट होने की वजह से और अन्य तकनीकी कारणों से ग्रामीण उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता भी परेशानी झेलता था और कृषक भी उस विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता था। तो फीडर विभक्तिकरण करने से एक पावर का जो सप्लाई मैनेजमेंट था वो सिस्टम सुधरा। बिल्कुल, ये जो आपने योजना बताई फीडर विभक्तिकरण योजना, ये योजना है क्या और आम उपभोक्ता ग्रामीण इसको किस तरह से समझें और लाभ उठाएं, वो भी आप बताइए। ये योजना तो लगभग विभक्तिकरण का योजना अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लगभग 6800 फीडर नए बनाए गए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की सप्लाई, जो आबादी क्षेत्र की विद्युत सप्लाई थी वो अलग रखी गई, उनको 24 घंटे बिजली दी गई
और जो कृषक उपभोक्ता थे खेतों में जो पंप थे, तो उनको दो दो पालियों में 10 घंटे की विद्युत सप्लाई दी गई, जिससे किसानों को एक निरंतर विद्युत की उपलब्धता मिली और वो अपने उस दोनों पालियों के हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करके अपनी सिंचाई, खेतों की सिंचाई भी करते रहे। इसी तारतम्य में जो शासन ने किसानों को जो सुविधाएं प्रदान की है, उसमें एक तो फ्लैट रेट बिजली दी है किसानों को, तो उसको 10 HP तक के किसान को 700 रुपये पर किलोवाट पर ईयर के हिसाब से उसको बिजली का बिल इसकी विशेषताएं हैं। ये उसकी विशेषता है। किसानों को रियायती दर पर बिजली मिलती है और लगातार बिजली मिल रही है, तो उससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमने कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन को लगातार सिंचाई बढ़ाने से उसे कृषि कर्मण का चार बार लगभग 4 बार पुरस्कार भी मिला है केंद्र शासन की ओर से। बिल्कुल। और क्योंकि सस्ती विद्युत की उपलब्धता से किसान का उत्पादन बढ़ा, किसान की आमदनी बढ़ी, और जो क्योंकि उत्पादन लागत कम हुई तो उसका स्वाभाविक फ़ायदा आम जनता को भी मिला कि वो उत्पादन में जो कास्ट आता है वो कम हुआ, तो उसका फायदा आम उपभोक्ता तक पहुंचता बिल्कुल। सुबोध जी, किसानों के लिए और किस किस तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं विद्युत विभाग की तरफ से, वो भी आप हमें बताइए। जैसा मैंने बताया, एक तो फ्लैट रेट पे बिजली उनको दी जा रही है, लगातार 10 घंटे जो बिजली प्रतिदिन दी जा रही है वो पूरी तरह से उनको मिल रही है। और इसके अलावा जो है 5 HP तक के एक हेक्टेयर से कम अगर किसी किसान जो अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी रेखा में आता है, उसकी 5 HP तक के पंप कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय दिया जा रहा है। तो उनको भी एक सशक्तिकरण के लिए सरकार की ये योजना रही है जी। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र में भी शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जैसे 100 यूनिट तक का खपत पे अधिकतम 100 रुपये का बिल आएगा। 150 यूनिट तक में 100 यूनिट के अतिरिक्त जो 150 यूनिट की जो नॉर्मल बिलिंग होती है, 150 यूनिट अगर उसकी खपत है तो उस पर भी सब्सिडी शासन की ओर से देती है। शेष जो खर्चा होता है या जो भार आता है वो शासन वहन करता है। तो इससे भी विद्युत उपभोक्ताओं में एक तो मितव्ययता की आदत पड़ी कि कम से कम बिजली जलाएंगे तो उनको सब्सिडी का लाभ मिलेगा, तो ये चीज़ भी एक शासन की तरफ से है। इसके अतिरिक्त जो औद्योगिक उपभोक्ता हैं, इनको 20 HP तक के औद्योगिक उपभोक्ता जो हैं उनको 20% की ऊर्जा राशि में उनको छूट प्रदान करता है शासन। तो शासन की बहुत सी योजना है जो लगातार उपभोक्ता, किसान, औद्योगिक, इन सभी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल रही है और उनको बेहतर परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। बिल्कुल। और विद्युत की सप्लाई आम उपभोक्ताओं को किस वोल्टेज पे की जा रही है? विद्युत जैसा है, सिंगल फेज कनेक्शन अगर किसी का है तो उसको 220 वोल्ट पे विद्युत प्रदाय होता है। 3 फेज वाले को 440 वोल्ट पे विद्युत, जो आम उपभोक्ता होते हैं, जो लो टेंशन कहलाता है, उनके लिए ये रहता है। इसके बाद अगली श्रेणी आती है हाई टेंशन या उच्च दाब वाले, तो उसमें 11 kV वोल्टेज पे सप्लाई दिया जाता है, उसके 33 kV वोल्टेज पे सप्लाई दिया जाता है। और जो बहुत बड़े यूनिट्स होते हैं, जैसे भोपाल में अगर देखा जाए तो BHEL है, HEG हैं, तो इन लोग को 132 kV और उससे अधिक वोल्टेज सप्लाई पे इनको विद्युत प्रदाय की जाती है। बिल्कुल। और सुबोध जी, जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके लिए बिजली की व्यवस्था किस तरह से की जाती है? औद्योगिक इकाइयाँ जो शासन की तरफ से अलग अलग ब्लॉक डेवलप किए गए हैं, कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पे उद्योग विभाग द्वारा डेवलपमेंट किया गया है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे जो कंपनी के नियमानुसार है, वहाँ पे ऊर्जा का भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उद्योग विभाग द्वारा ही डेवलप किया जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण एरिया में किस तरह से विद्युत की सप्लाई होती है और उनके हित के लिए कौन कौन सी ऐसी योजना या प्रावधान हैं, वो भी आप हमें बताइए। जैसा ग्रामीण क्षेत्र का मैंने बताया कि फीडर सेपरेशन करके ग्रामीण आबादी क्षेत्र को अलग से विद्युत व्यवस्था की गई, अलग फीडर दिया गया है, कृषि उपभोक्ता के लिए अलग से फीडर दिया गया है। तो उसमें मूल वजह यही थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र है, उसको 24 घंटे अगर विद्युत मिलती है तो उसके बच्चों की पढ़ाई, गृहिणियों को काम करने में और बाकी सब चीज़ों में उनको सहूलियत होती है। जो रोज़मर्रा की बिजली से संबंधित आवश्यकता है, पेयजल है, ये सब चीज़ें जो है उनको 24 घंटे बिजली से काफ़ी आसानी से मुहैया होती है, जिससे उनका पर्सनल विकास में भी उसमें काफ़ी बड़ा योगदान विद्युत से हो रहा है। जी। और अगर हम बात करें कि महानगरों में, शहरों में किस तरह से विद्युत की सप्लाई की जा रही है और क्या व्यवस्थाएं हैं?
शहरी क्षेत्रों में भी क्योंकि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत प्रदाय रहता है, सब स्टेशन बने हैं, कम स्पेस कम किया, उस पर लोडिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उन पर लोडिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका रेगुलर मेंटेनेंस है। ये सब चीज़ें करके शहरी क्षेत्र में हम 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने में समर्थ हैं। जी सुबोध जी, एक सवाल और है कि जो विद्युत के कनेक्शन लिए जाते हैं उसके लिए क्या नियम है, वो नियम भी आप बताइए, ताकि नए उपभोक्ता को अगर कनेक्शन लेना होगा तो वो उनके लिए वो क्या आप सुझाव देंगे? वर्तमान में विद्युत कनेक्शन देने की ऑनलाइन प्रक्रिया मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी की है, चल रही है, जो उसमें आपको आपका मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज, नए कनेक्शन लेने के लिए मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज आपको अपलोड करना है। आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है, और एक अपनी टेस्ट रिपोर्ट जो आपका विद्युत स्थापना है, संस्थापन है, उसको एक लाइसेंस्ड ठेकेदार द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है, तो वो लगा के आपको अपलोड करना है। आपका कनेक्शन, आपकी सारी फॉर्मेलिटी तुरंत होगी, 3 दिन के अंदर मीटर लगा दिया जाएगा। और नवीन कनेक्शन जब प्राप्त करना है तो उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है उपभोक्ता? उपभोक्ता को सर्वप्रथम ये देखना है कि जो उसका अपना घरेलू उपभोक्ता है, अगर तो उसके यहाँ की वायरिंग जो उसने कराई है, वायरिंग के लिए उसने स्टैंडर्ड मटेरियल, ISI मार्क का मटेरियल यूज़ किया हो, और वायरिंग करने वाला जो कर्मचारी या वो है, वो दक्ष होना चाहिए, और उसी के द्वारा उस जो नियम मापदंडों के अनुरूप विद्युत का कराया जाना। बिल्कुल सुबोध जी, व्यापारिक उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा, और जो घरेलू उपभोक्ता करता है तो ये इसमें क्या अंतर है? घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता दोनों के लिए प्रक्रिया एक सी है, सेम है। व्यावसायिक उपभोक्ता को सिर्फ अपना जो व्यवसाय है उससे संबंधित, जैसे अगर उसने गुमाश्ता बनवाया है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो दस्तावेज उसको अपलोड करने होंगे, उस आधार पर उसको कनेक्शन प्राप्त होगा। बिल्कुल। और स्थायी नवीन अगर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में कितनी राशि जमा करनी होती है? इसका निर्धारित शुल्क है, वो लोड जो आपका संयोजित भार है, जो आपने लोड भार अप्लाई किया है किलोवाट पे, उसके आधार पर किलोवाट पे वो निर्धारित है, जो आपको ऑनलाइन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका डिमांड लेटर ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, तुरंत हो जाता है। बिल्कुल। और सुमित जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि विद्युत विभाग इस समय ऐसी कौन कौन सी सहूलियतें दे रहा है घरेलू उपभोक्ताओं को, जिसका लाभ वो ले सके? जैसे पहला तो यही था, जो 100 यूनिट तक 100 रुपये की बिजली, 100 रुपये उसको अधिकतम बिजली का बिल आना है, 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 150 यूनिट तक उसको सब्सिडी मिलनी है। इसके अलावा अभी जो सौर ऊर्जा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की एक योजना शासन की चल रही है, जिसमें 40% तक की सब्सिडी उपभोक्ता को मिलती है जी। तो वो ऑन ग्रिड सब स्टेशन अपना सोलर प्लांट लगा के उपभोक्ता इसका भी उपयोग कर सकता है, उसका करके अपनी बिजली बचाने का, बिजली के बिल कम करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। और शासन पर भी उसका एक लाभ ही होगा कि जो ग्लोबल एक है कार्बन फुटप्रिंट की कमी लाना, उसमें योगदान दे सकता है। बिल्कुल। विद्युत कनेक्शन की श्रेणियां भी आप बता दीजिए, किन किन श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, और उसकी प्रोसेस भी आप बता दीजिए। जैसा विद्युत का अभी अपन ने बात की है, घरेलू उपभोक्ता है, उसमें सिंगल फेज या 3 फेज कनेक्शन उसकी जो भार की आवश्यकता अनुसार ये क्या होता है सिंगल फेज में वही एकल विद्युत कनेक्शन, जिसको 3 किलोवाट तक अगर उसका विद्युत भार है तो उसको एक सिंगल फेज कनेक्शन मिलता है, उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। वैसे ही अगर 3 किलोवाट से अगर उसका भार अधिक है तो उसको 3 फेज कनेक्शन होता है, उसमें लोड, क्योंकि लोड अधिक होगा नेचुरली, तो एक फेज पे लोड आएगा, तीनों फेज पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो उसको बेहतर विद्युत प्रदाय मिलेगा, बेहतर उसको वोल्टेज का मिलेगा, तो इक्विपमेंट्स पे उसका कम वोल्टेज की वजह से होने वाले नुकसान से बचेगा। इसके अलावा जब हमारा वोल्टेज बढ़ता है, लोड और बढ़ता है, तो कंपनी की तरफ से जो निर्धारित है, नियामक आयोग की तरफ से निर्धारित है कि 150 HP तक कोई LT पे जा सकता है, निम्न दबाव उपभोक्ता कनेक्शन बन सकता है, और उससे ऊपर अगर वो जाता है तो उसको हाई वोल्टेज पे जाना पड़ता है, HT कनेक्शन लेना होता है जी। उसकी निर्धारित प्रक्रिया सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें पूरा आदमी कोई भी करना चाहे, उपभोक्ता अप्लाई करना चाहे कर सकता है। जी। और जो 3 फेस की आपने बात करी, अगर किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है, अगर कोई सिंगल फेस है या 3 फेस है, वहाँ पे सिंगल फेस लगा है तो क्या जुर्माना हो सकता है? घरेलू उपभोक्ताओं पे जुर्माने का कोई ऐसा फ़िलहाल कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसमें बिलिंग जो है हर 15 यूनिट को उस पर एक फिक्स चार्जेस डिसाइड किया गया है, उसकी 15 यूनिट की खपत को एक वोल्ट में, वाटेज में उसको कन्वर्ट करके उसका लोड डिसाइड कर दिया जाता है।
लेकिन गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता को अपने स्वीकृत भार के अंदर ही भार रखना होगा। उससे ऊपर अगर वो रखता है तो उस पर दंडात्मक। कितने दिनों में रीडिंग होती है सुबोध जी? रीडिंग साइकिल जो है 30 दिन का रहता है, प्लस माइनस 4 से 5 दिन होता है। तो उसमें जो बिजली का अगर ये धारणा भी है कि ज़्यादा दिन में रीडिंग होती है तो स्लैब की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। अब ऐसा नहीं है, अगर आपकी जितने भी दिन का, अगर आपकी रीडिंग 40 दिन में होती है तो स्लैब को उस हिसाब से 40 दिनों में बढ़ा दिया जाता है। अगर 25 दिन में होती है तो स्लैब को उस हिसाब से कम भी किया जा सकता है। तो जी दिनों से विद्युत के स्लैब के बिलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सुबोध जी, विद्युत की जो उत्पादन क्षमता है मध्य प्रदेश में वो किस तरह से हो रही है, और मानसून भी आने वाला है तो विभाग की किस तरह से तैयारी है और सोर्सेस क्या हैं? जैसा विद्युत का जनरेशन के सोर्सेस में हमने बताया था, एक ताप विद्युत केंद्र हैं और उसके अलावा जल विद्युत केंद्र हैं। जल उत्पादन से भी विद्युत हम पैदा कर रहे हैं। अब हमने फ्लोटिंग अभी कुछ जगह जहाँ फ्लोटिंग हमने सोलर प्लांट लगाए हैं, जो जल के ऊपर प्लांट्स लगा के उससे विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। रीवा में हमने एक बहुत बड़ा सोलर का प्लांट लगाया, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका चर्चा हुआ था। तो सोलर की तरफ भी हम अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। छोटे छोटे पॉकेट में हमने विंड पावर स्टेशन भी लगा रहे हैं, जहाँ पे उचित वायु गति मिल रही है तो वहाँ पे हम विंड पावर स्टेशन भी लगा रहे हैं। जी, और जो सोर्स है वो कहाँ पर हैं, किस तरह से सोर्स है बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए? जैसा है कि अभी हम लोग निर्धारित क्षमता से अधिक विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास थर्मल में सारणी है, वीर सिंहपुर है, अमरकंटक है। यहाँ हमारे सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा महेश्वर में हमारा जल विद्युत केंद्र लगा हुआ है जी। और सोलर में हम रीवा में हमारा सोलर का बहुत बड़ा हमने एक हब बनाया हुआ है, सोलर हब बनाया। इसके अलावा भी और भी क्षेत्र पॉकेट्स हमने रेडिएशन के हिसाब से राजगढ़ ज़िले में भी सोलर प्लांट की काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी खंडवा, खरगोन, इधर भी सोलर प्लांट्स नए नए आ रहे हैं, जो शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। बिल्कुल सुबोध जी, जैसा कि ये तो है ही कि विद्युत की आवश्यकता कितनी ज़रूरी हो गई है आज के परिदृश्य में, तो मानसून आ गया है, बरसात का मौसम है, क्या मौसम विभाग ने तैयारी करी है कि जो विद्युत अवरोध होते हैं वो ना हो और सहूलियत हो जनता को? इसके लिए विद्युत विभाग द्वारा प्री मानसून, पोस्ट मानसून, दो तरह के मेंटेनेंस की मुहिम चलाई जाती है। तो उसमें जो रहता है, जो फीडर्स हैं 3311 के भी फीडर हैं, इनमें जो आसपास जो शहरी क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर लोगों की जागरूकता की वजह से काफ़ी पौधारोपण हुआ है, जो लाइन के ऊपर आता है और लाइन में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो वो ट्री कटिंग, ट्रिमिंग करके उसको लाइन से दूर किया जाता है। किसी तरह का पेड़ लाइन पर ना गिरे तो उसको दूरी जो है मेंटेन करने का प्रयास रहता है। इसके अलावा जो लाइन में जॉइंट वाले हिस्से होते हैं, जहाँ जंपरिंग कहलाती है तकनीकी भाषा में, तो वो उसको हम टाइट करते हैं या उसको चेंज करते हैं, जिससे कि विद्युत व्यवधान की स्थिति में वो न बने किसी तरह से। बिल्कुल। अब बरसात में जो विद्युत का उपयोग कर रहे हैं लोग, किसान या, तो उनके लिए कौन कौन सी सावधानी उनको बरतना चाहिए? हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में, कि बहुत से किसान अपने जानवरों को विद्युत खंभों से या स्टे सपोर्ट वायर से बांध देते हैं या लाइन के नीचे बांध देते हैं। तो जो एक बहुत परिस्थितिवश कई बार एक्सीडेंटल सिचुएशन बनती है कि लीकेज करंट आ जाता है या जानवर द्वारा खींचतान करने पर ऊपर इंसुलेटर ब्रेक हो जाता है तो करंट नीचे आ जाता है, स्टे वायर पे आ जाता है, तो जिससे जानवर को, इंसानों को भी खतरा होता है। जी। और कृषकों द्वारा जो अपने पंप में या अपनी विद्युत सप्लाई जो है वो ओपन वायर से या जो खुले हुए जॉइंट से बिजली का जो उपयोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो जानलेवा हो सकता है। जी। विद्युत ट्रैफिक का निर्धारण किस तरह से होता है? विद्युत टैरिफ जैसा ये श्रेणियां मैंने बताई आपको, घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक, इन श्रेणियों का जो भी इसका टैरिफ निर्धारण जो है मध्य प्रदेश नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। जी। इसमें विद्युत वितरण कंपनियां अपना टैरिफ बताती है, अपने आगे की डेवलपमेंट प्लान और नुकसान फ़ायदे सबको एक लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर वो टैरिफ में बढ़ोतरी या सुविधा देने के लिए अपना प्लान प्रस्तुत करती है, जिसमें जनसंवाद होता है।
आम आदमी को भी मौका मिलता है उसको अपनी आपत्ति दर्ज कराने का, अपने सुझाव देने का विद्युत के लिए। उसके बाद वो टैरिफ निर्धारित होता है जो उपभोक्ता को। बिल्कुल सुबोध जी, अगर जो टैरिफ है उसका दुरुपयोग अगर होता है तो क्या इसमें दंड का प्रावधान भी है? जी हाँ, टैरिफ दुरुपयोग में दंड का प्रावधान है। धारा 135 होती है जिसमें विद्युत चोरी अगर कोई करता पाया जाता है तो उसमें 135 के तहत कार्रवाई होती है। धारा 138 है विद्युत अधिनियम की जिसमें विद्युत संयंत्रों के साथ छेड़खानी, उसके तहत प्रकरण दर्ज होता है। धारा 126 जिसमें आपके द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया है विद्युत मंडल के साथ, कंपनी के साथ, उसमें भार में अगर कमी बढ़ोतरी पाई जाती है तो 126 के तहत उसमें प्रकरण दर्ज होता है। और यदि उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक का भार उपयोग करता है तो क्या दंड का प्रावधान है इसमें? उसका जो स्वीकृत भार से अधिक जितना भार वो यूज़ करता है उस पर दुगने टैरिफ से उसकी बिलिंग की जाती है, दंडात्मक बिलिंग की जाती है। जी, घरेलू कनेक्शन में कोई पेनल्टी नहीं है एवं अगर घरेलू कनेक्शन में फिक्स चार्जेस की दुगनी बिलिंग होती है क्या? नहीं, घरेलू कनेक्शन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। जी, घर की वायरिंग करवाते समय सुबोध जी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आप बताइए, क्योंकि कई बार होता है कि बिजली अवरोध होती है तो इसका जो भी कारण होता है वायरिंग या तो उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है? सर्वप्रथम जैसा विद्युत स्थापना में वायरिंग का जो कार्य किया जा रहा है तो सबसे पहला जो मूल है कि एक तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना भार की रिक्वायरमेंट है, और जिससे हम कार्य करा रहे हैं वो दक्ष व्यक्ति है या नहीं, उसका दक्ष होना बहुत ज़रूरी है, उसको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे भार के हिसाब से जो वायरिंग का वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्विच बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्विच यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वो सभी जो है जो हमारे स्थापित मापक हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। जी बिल्कुल सुबोध जी, आज हम देख रहे हैं कि परिवहन के साधन निरंतर बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा आया है इनके लिए भी क्या कोई प्रावधान किया गया है? इनको कितने रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है? अभी ई रिक्शा के लिए अलग से टैरिफ का निर्धारण किया गया है और उसको उनके लिए जो उनके चार्जिंग स्टेशंस जो हैं उनको एक सेपरेट ई रिक्शा के लिए सेपरेट टैरिफ और कनेक्शन देने का प्रावधान रखा गया है। तो उसका लगभग 5 रुपये 64 पैसे के करीब उसकी बिलिंग पर प्रति यूनिट है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपने बताया कि अगर आप कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप क्या मार्गदर्शन उनको प्रदान करेंगे, किस तरह से वो कनेक्शन लें, और कुछ भी बिजली अवरोध या कुछ भी कंप्लेंट होती है तो उसकी कंप्लेंट वो कहाँ कर सकते हैं? ऐसा है कि कनेक्शन देना अब तो आपके इतना सुलभ हो गया है कि आप अपने घर बैठ के अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, कंपनी द्वारा ऊर्जा से मुहैया कराया गया है, जिसमें आप अपने जो मैंने 4 दस्तावेज बताए वो 4 दस्तावेज आप अपलोड करिए, आपका जो वास्तविक भार है उसकी गणना कराइए और उस वास्तविक भार के आधार पे ही अपनी पूरी वायरिंग, अपनी सर्विस लाइन का डिज़ाइन कीजिए और डिपार्टमेंट में अप्लाई करिए, ताकि आपको उचित वोल्टेज का और कनेक्शन आपको प्राप्त हो। और आगे अगर आप गैर घरेलू उपभोक्ता हैं तो आपको किसी तरह के दंडात्मक देय का सामना न करना पड़े, ये आपको। और कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? शिकायत करने के लिए 1912 और 255122 0755 लगा के, ये 2 हमारे कॉल सेंटर के नंबर हैं। आप किसी भी तरह की शिकायत इन 2 नंबरों पे आप कर सकते हैं, जिसमें विद्युत व्यवधान संबंधी भी शिकायत है, नया कनेक्शन लेना है, गलत बिलिंग हो रही है, कोई आपकी सप्लाई चालू होने में विलम्ब हो रहा है, तो इन कनेक्शन पे आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चैट बोर्ड है, सेम नंबर है, उस पर आप जाके अपना व्हाट्सएप के द्वारा कंप्लेंट करा सकते हैं। ऑनलाइन हमारा पोर्टल है MPCZ का, उस पोर्टल पे जाके भी आपके उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए पूरा खुला मौका है। जी बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में जो विद्युत है वो सरप्लस उत्पादन हो रहा है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है वो विद्युत के क्षेत्र में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, विकास गाथा के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।